नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा होगी अटेंशन में मौन मंथन और मिशन। जी हाँ, नया साल आने को है, लिहाजा मोहन सरकार ने भी अगले साल का रोड मैप तैयार कर लिया है। गुरुवार को हुए मंथन में मोहन सरकार ने फैसला लिया कि युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चार वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता से काम किया जाएगा। हालांकि मोहन सरकार के मंथन पर कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि मिशन 2025 में इन चार वर्गों को प्राथमिकता देने के पीछे मोहन सरकार की रणनीति क्या है। क्या मोहन का मिशन कांग्रेस की टेंशन और बढ़ाएगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मिशन 2025 में जुटेगी मोहन सरकार। मंथन के बाद रोड मैप किया तैयार। राजधानी भोपाल में गुरुवार को मोहन सरकार का 6 घंटे तक मंथन चला, जिसमें मिशन 2025 का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मोहन सरकार अब युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चार प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए प्राथमिकता पर काम करेगी। इसके लिए जल्द 4 मिशन काम करेंगे। जाहिर है, इन वर्गों पर फोकस कर रही मोहन सरकार केंद्र सरकार की लाइन पर ही आगे बढ़ेगी। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार का फोकस इन वर्गों के कल्याण पर है। हमने गरीब, किसान, युवा, महिला, जो माननीय प्रधानमंत्री की 4 प्रायोरिटी है, 4 वर्गीकरण के आधार पर वो हमारे समूचे वर्गों के उत्थान के लिए जो कल्पना करते हैं, इस दृष्टिकोण से सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ हमने अपने विभाग के अधिकारियों का 4 श्रेणी में विभिन्न विभागों का तालमेल करते हुए भविष्य की दृष्टि से आज की चुनौतियां भी, भविष्य में विकास की दृष्टि से विकास परक कल्पना की गई कि इस तरह से सभी वर्गों के अंदर लगातार कामों के अंदर गति मिले। मोहन सरकार की इस मंथन का उद्देश्य इस तरह के अवसरों को पहचानना है, इससे मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जा सके। लेकिन कांग्रेस इस मंथन पर चुटकी ले रही है। उसने युवा, किसान समेत अन्य वर्गों के सहारे बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में इनकी बेहतरी के लिए काम नहीं हुआ। किसी भी सरकार की सफलता के कुछ पैमाने होते हैं, उनमें यह देखा जाता है कि सरकार जन कल्याण के लिए क्या काम कर रही है। मोहन सरकार को 1 साल हो गया, 1 साल में एक भी फैसला ऐसा नहीं आया जिसे हम ये कह सके कि ये सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है, ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, ये सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, या ये सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। जिस तरीके से मोहन यादव की सरकार की पिछली सरकार ने जो फैसला लिया था कि 1250 रुपये की महिलाओं के लिए लाडली बहना की योजना 3000 कर दी जाएगी, आज जब बात करो तो वो कहते हैं कि हम 5 साल के लिए सरकार में आए हैं, फैसला 5वें साल में करेंगे। ये निर्णय गलत निर्णय है। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। अब इन 4 वर्गों पर मोहन सरकार की प्रायोरिटी इतनी क्यों है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल बीजेपी की कोशिश इन वर्गों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की है। पिछले 1 साल में विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को इन वर्गों के सहारे नहीं घेर सका। लिहाजा मोहन सरकार ने युवा, नारी, किसान और गरीब को मिशन 2025 में प्राथमिकता देकर प्रदेश में बीजेपी की जड़ों को और मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। हर आदमी, सरकार, संगठन, संस्थाएं एक रोड मैप जरूर तैयार करती कि आने वाले साल में क्या नया संकल्प लें, और इसी को लेकर एक बड़ी मंथन, 6 घंटे का मैराथन मंथन हुआ। तमाम सारे विषयों पर बात हुई। मुख्यमंत्री ने भी बताया कि प्राथमिकता क्या है, कि गरीब, युवा, किसान, महिलाएं। आप इसको कैसे देखते हैं कि नए साल में जो मंथन जो निकल कर आया रोड मैप, उसमें 10 दिशा में सरकार कितनी आगे बढ़ती नजर आएगी, और जो बीता साल है उसमें क्या कुछ उपलब्धियां सरकार के खाते में मान रहे हैं? क्योंकि इसमें हमने देखा कि ज़्यादा वक्त मिला नहीं, क्योंकि बीच में एक फेस ऐसा भी आया कि लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लगी। देखिए, ये चुनाव प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें कोई काम नहीं रुकते। वो तो एक राजनीतिक बहाना होता है कि उपलब्धि को दबाना होता है, क्योंकि उसमें केवल आप नीतिगत नया निर्णय नहीं कर सकते, और आप ये नहीं कर सकते कि कोई नया डिसीजन ले ले, नया टेंडर निकाल दे, नया काम कर दे। बाकी काम तो सब चलते ही है।
तो इसलिए इसको एक बहाना तो अपन मान सकते हैं, लेकिन चलती हुई सरकार के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। हाँ, कोई नई पार्टी जैसे कमलनाथ जी आए थे तो ये मान सकते हैं कि कमलनाथ जी समझ पाए इतने में लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर तो उनका तो जायज लगता है। लेकिन उनका तो यह जो कि सरकार समझ पाए 20 जब तक तो सरकार ही चली गई। हाँ चलिए 20 साल जो है जो सरकार चल रही है उसके लिए ये नहीं बहाना नहीं चल सकता कि चुनाव के कारण। फिर भी अब जो एक साल लेकिन बीता निजाम है बदल और गया एक- था ना, क्योंकि एक 20 साल जो चला रहा था वो हट गया था ना। हाँ ठीक है, तो जो जो स्थितियां एक साल में रही हैं, निश्चित रूप से मोहन यादव जी ने एक दिन भी ये एहसास नहीं कराया कि वो नए मुख्यमंत्री हैं। पहले दिन से ही वो सवारी कर रहे थे, पहले दिन से ही उन्होंने डिसीजन लेना चालू कर दिए थे। उन्होंने संगठन को संगठन जैसा चला दिया और सरकार को सरकार जैसा कर दिया। कुछ निर्णय महत्वपूर्ण हुए हैं, जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण के मामले में हम सब लोग देख रहे हैं जो पहल की गई है, परिणाम ईश्वर की कृपा है जो हो जाए मध्य प्रदेश पे, लेकिन फिर भी परिणाम की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतने लाख करोड़ रुपया का जो है उसमें उनको निवेश आने वाला है। तो उन्होंने तो अलग अलग बता दिए कि वहां से इतने आ रहे हैं, वहां से इतना प्रस्ताव आए हैं। मतलब तो एक ये जो है हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। दूसरा, आप मध्य प्रदेश में बड़े मंत्रियों के बीच में से सरकार को संचालित करने का जो कौशल मोहन यादव जी ने दिखाया है, ये भी अपने आप में एक बात है। अब हम मूल बात पर आते हैं। जी। जो मूल बात ये है कि जिन 4 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया है वो केंद्र सरकार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही संकल्प है। और इससे एक बात समझ में आती है कि मध्य प्रदेश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पसंद के आधार पर चलेगी। अब मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त कोई एक विजन दिया जाता जो मध्य प्रदेश की सरकार का हो तो मुझे लगता है कि उसके भी एक बड़े संदेश जाते। लेकिन चूंकि ये 4 वर्ग जो है इनको 4 जातियां ही कहकर के प्रधानमंत्री जी ने संबोधित कर दिया था कि भाई मैं तो इन जातियों को मानता हूं। ये अलग बात है कि आजकल क्योंकि उसमें पानी सब में लोग आ बाबा गए ना, साहब फिर कोई बचा नहीं, बहुत इक्का दुक्का अगर कोई बचाओ तो बचाओ। इस 4 जातियों की जो बात हम वर्ग की बात कर रहे हैं, नहीं, अब ये एक नया उनका कंसेप्ट था। तो अब चूंकि जैसे मान लो बाबा साहब अम्बेडकर पानी के जनक मान लिए गए, तो इस प्रकार के यदि मान लो कोई नया विजन आ जाएगा, नई सोच आ जाएगी, तो वो एक अलग विषय। मध्य प्रदेश में जैसे उमा जी ने पंचजा किया था, बाबूलाल गौर ने अयोध्या गांव। बस्ती और गोकुल ग्राम किए थे, और शिवराज जी ने जिस प्रकार से अपनी किसान महिलाओं को लेकर के और जो एक अपना विजन किया था, मुझे लगता है ऐसा एक नारा मोहन यादव जी को भी देना चाहिए आने वाले समय में। हालांकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नारा दे दिया है और इस प्रकार गौशाला का नारा दे दिया है, लेकिन चूंकि ये हिंदुत्व को प्रभावित करने वाले विषय हैं, इसका समस्त समाज से सरोकार कम होता है। इसके बावजूद भी एक अच्छी पहल है। और इसके जो अगली साल 2025 के लिए जिस प्रकार का विजन तैयार किया है, ये एक किसी भी सरकार के लिए या किसी भी संगठन के लिए एक रोड मैप का होना वो इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि काम करने वाले लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि हम करना क्या है हमें। बिल्कुल। तो जब करना क्या है ये किसी के दिमाग में होता, किस तरह करना है इसका रास्ता अपने आप निकल आता है। तो मुझे लगता है कि ये, लेकिन 2 चीजें फिर भी मैं कहूंगा, बार बार कहता रहता हूं, आज भी अवसर पा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार हो या कोई और सरकार हो, देश भर की सरकारों की चिंता है ये कि जिस प्रकार लाडली बहना के नाम पर वोट प्राप्त करते हुए हम बोझ बांध रहे हैं आर्थिक, वो राज्य सरकारें कोई भी हो, चाहे हम झारखंड की बात कर लें क्योंकि मध्य प्रदेश की तो बात अपने आप हो जाए, तो वो सरकारें वो पैसा जो जुटा करके बांट देने में काम करेंगी, वो अन्य योजनाओं के लिए फंड कहां से लाएंगी, इसके बारे में गंभीर मंथन करना चाहिए। ये तो हालांकि बड़े देशव्यापी, अर्थशास्त्री- ये तो शर्मा जी क्या है, देशव्यापी समस्या भी है और देशव्यापी चिंता भी है इसको लेकर। तो कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रभु जी आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 6 घंटे का मंथन और एक अनुभवी मंत्रियों की टीम, खुद मुख्यमंत्री भी मंत्री रह चुके हैं, कई सारे विभाग उन्होंने संभाले हुए हैं और अनुभवी मंत्री, उसके बाद लगता है कि जो कामकाज को रिव्यू के लेकर बात हो रही थी कि निकट भविष्य में एक मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल देख लें कि भाई कामकाज का रिव्यू हो गया है, जो खरे नहीं उतरेंगे उनको बदला जाए, नए चेहरों को मौका दे, या जिन लोगों का कामकाज अभी तक ठीक नहीं है उनको कसौटी में कसा जाए, थोड़ा और वक्त दे दिया जाए।
मनोज जी, ये जो बातें बताई आपने, ये तो सतत प्रक्रिया है। साल भर होने के बाद हर सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन जो भी करना है वो करे। जो मंत्री काम के लायक नहीं हैं, जो ढंग से बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदला जाए। किसी की योग्यता आपको किसी दूसरे विभाग में समझ में आती है, उसको उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। तो ये सतत प्रक्रिया, वही हाल अधिकारियों का है उनकी पोस्टिंग को लेकर। ये लेकिन इस एक साल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी पोस्टिंग कर दी है कि वो तो नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। तो ये भी एक संकट है यहाँ पर कि आप फिर व्यापक बदलाव करेंगे अधिकारियों की तो फिर वो ज़्यादा चर्चा में होगी, फिर गिनती बढ़ जाएगी। तो वो चीज़ों को भी देखना होगा उनको। लेकिन ये जरूर है कि मंथन हमेशा फायदेमंद होता है। कहा भी यही गया है, मुख्यमंत्री जी ने भी शायद इसमें ये कहा हो गया, मंथन से अमृत निकलता है। ये सदाबहार डायलॉग है मंथन कराने वालों का। तो मंथन से अमृत यहाँ पे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो निकला ही होगा। और आप ये देखिए कि आप एक साल का आपने कहाँ खड़े हैं, ये रिव्यू हो गया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के इस मंथन में पूरे तमाम आला अधिकारियों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ वो जब खड़े हुए बैठे वहाँ पर 6 घंटे, तो आगे का प्लान जो 4 जातियाँ जो प्रधानमंत्री ने बताई हैं वो तो मजबूरी है राज्य सरकारों की। नहीं तो केंद्र की सरकार मनोज जी ऐसी चल रही है कि हमने प्रधानमंत्री के श्रीमुख से सुना है कि पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से उन्होंने केवल इसलिए माफ़ी मांग ली कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार जो है उनको सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए वहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत का जो 70+ का लाभ है वो नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पहली बार मैंने देखा कि देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से भी राजनीति करता है किसी राज्य सरकार के बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार का तो दायित्व है कि पालक की तरह सभी राज्यों को एक नज़र से देखना। तो उनकी ये मजबूरी है, जब केंद्र सरकार की ये गाइडलाइनें 4 जातियाँ उन्होंने बना दी हैं, तो हर राज्य की ये मजबूरी है कि उन्हीं 4 जातियों के आसपास वो योजनाओं को फोकस करे। कम से कम बीजेपी जी, शासित। क्यों नहीं, जरूरी है मनोज जी, मैचिंग ग्रांट वहीं से मिलेगा। नहीं तो फिर वो आयुष्मान भारत जैसा पश्चिम बंगाल के साथ हो गया है वैसा यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आपको यदि विकास के लिए पैसा चाहिए केंद्र सरकार से, क्योंकि जीएसटी का बहुत बड़ा टैक्स वहीं आता है, वहीं से पैसा आपको मिलता है, मैचिंग ग्रांट आपको देना होता है। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 90% भी केंद्र सरकार पैसा देता है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 60% केंद्र सरकार पैसा देता है। तो मैचिंग ग्रांट के बिना कोई भी स्कीम देश में आजकल चल नहीं रही है। तो उसके लिए आपको जो है तमाम चीज़ों को उसी लहजे में ढालना होगा, उसी पैमाने पे कसना होगा, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो वो पहल अच्छी है। उसमें 4 जातियों में प्रदेश का वो पूरा वर्ग आ जाता है जो जिसके कल्याण के लिए सरकारों की परिकल्पना की जाती है कि सरकार होगी तो इन वर्ग का जिसके वोट से कल्याण सरकार बनती बिगड़ती है, ये कह सकते हैं। हाँ, वो उस वर्ग के कल्याण के लिए आती है, उन्हीं वर्ग के वोट से बनती बिगड़ती है। तो ये चारों चीज़ें समाहित हो जाती हैं। अब जहाँ तक एक साल में आपने क्या पाया, क्या ये यदि रिव्यू है, तो मुझे लगता है कि ये भी आना चाहिए था कल की बैठक के बाद कि हम कहाँ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये चीज़ आ जाती जो उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो बहुत अच्छा होता मुझे लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे विजन दिए इस एक साल में। उनने जो है एक जो है गाय एक्सचेंज प्रोग्राम की बात की है कि भैया जो आवारा गाय घूमती हैं, यदि वो दूध देने लगी तो आप गौशाला से घर ले जाइए, उनको पालिए, उनका दूध बेचिए, उनके कंडे वंडे जो भी उत्पाद बनते हैं वो बनाइए, और उसके बाद जब वो दूध बंद हो जाए उस गाय का तो उसको गौशाला में छोड़ जाइए, फिर दूसरी ले जाइए आप। यदि गौ पशुपालन ऐसे भी कर लीजिए आप। दूध के लिए बोनस की बात की है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ उन्होंने जो एक टाइप कराया है, एग्रीमेंट हुआ है हमारा। ऐसे बहुत सारे काम हैं मुख्यमंत्री जी ने दूध जो का कहा है। उत्पादन 20% करना, 10% जो हमारे यहाँ है उन्होंने बढ़ाना। वृंदावन गांव की बनाने की बात की है उनने मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रदेश के विकास के लिए। अब वहाँ पर काम कितना शुरू हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहते सुना है कि मध्य प्रदेश के कांजी हाउस बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री जी को हमने ये कहते सुना है कि मध्य प्रदेश में कांजी हाउस बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के उस ब्यूरोक्रेसी ने कांजी हाउस बंद कराया कि नहीं कराया, ये उस बैठक में रिव्यू होना चाहिए था। कि आप जो एक नेता, जो लीडर एक विजन लेके चल रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका? ब्यूरोक्रेसी का। लीडर ने जो कहा है, आप किसी भी जिले में भाषण देते हैं, शर्मा जी आप अच्छे से जानते हैं, मुख्यमंत्री जहाँ पर बोलते हैं तो कलेक्टर तत्काल नोट बनाता है उसको कि मुख्यमंत्री की ये घोषणाएं इस जिले को लेकर, वो नोट ऊपर तक जाता है, उसके लिए बजट प्रावधान होता है या जैसे भी पूरी करनी है उसके लिए प्रावधान होता है, वो घोषणाओं में शामिल हो जाती है। तो जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल यहाँ पर होना चाहिए था रिव्यू मीटिंग में। मुझे लगता है तो भी एक चीज़ था, क्योंकि 1 साल हो गया, 365 दिन बाद आप जब बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो वो रिव्यू भी यहाँ पर होना था। वो शायद मुझे लगता है हुआ होगा क्योंकि जो बात आई, जो कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया कि अगर शिशु मृत्यु दर या महिला मृत्यु दर जो है 20 साल से अगर एक ही आंकड़ा चल रहा है तो फिर हो क्यों नहीं रहा है, या कुपोषण की जो बात आई, और कुछ अच्छी पहल भी हुई है मनोज जी, जैसे इन्वेस्टर समिट, जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है, एक अच्छी पहल हुई है, नीचे तक जाना,
एक तो पूरे तमाम अधिकारी वहाँ पर जा रहे हैं, उद्योगपति जा रहे हैं, चीज़ों की समझ आ रही है, वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में क्या उत्पाद हो सकता है। जैसे रीवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है रीवा समिट का, कि वहाँ पे कुछ बारदाने बनते हैं, बोरे बनाए जाते हैं, वो एक कारखाना वहाँ पर लगा है, क्योंकि वहाँ पर सीमेंट के लिए बोरियों की ज़रूरत होती है, तो वो उद्योग की भी बात हुई। तो इस तरीके जो एंसेलरी उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो बड़ा रूप भी ले सकते हैं बाद में, तो क्लस्टर बेस पे भी काम होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हो रहा है उससे निकल कर सामने आ रही, बहुत अच्छी पहल हो रही है। फूड प्रोसेसिंग की दिशा में भी कुछ बढ़ते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। तो मंथन ये कह सकते हैं फायदेमंद ही है प्रदेश के लिए। तो ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री ने तो मंशा दिखाई दी थी कि जिस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की नियुक्ति हुई दोनों की, कि वो प्रशासनिक रूप से वो प्रदेश में क्या चाहते हैं। दायित्व अब मंत्रियों का था, अधिकारी भी साथ बैठे। तो कई बार होता है ना कि मंत्री कह देते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं, तो अब तो दोनों साथ में थे। तो शायद जो एक हो सकता है कि ये बातचीत हुई भी हो कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसको सॉल्व करना हो। तो मंथन से बहुत सारी चीज़ें कि अमृत भी निकलता है, जहर भी निकलता है, हलाहल जिसको कह सकते हैं, वो किसके हिस्से में आएगा यही देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि मंथन से अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है। तो आपको आत्मसात करना है उसको कि आप मंथन से जो आप पास अमृत लिखा है किस तरह से उसका लोगों को भला हो सके। और विष की हम बात कर लें कि जो निकला है, कि यदि कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने उदाहरण दिया, आप उदाहरण दे सकते हो राव उदय प्रताप सिंह का, वो कह रहे हैं कि 500 टीचर ऐसे हैं, असिस्टेंट रख रखे हैं, स्कूल ही नहीं जाते, 100 मेरे ज़िले में हैं। और जब आपको पता है तो ये विषी निकला ना, आपके मंथन से मिला हो, आपको जो भी निकला, तो आपको इसको दुरुस्त करना है, उसको अमृत में बदलना चाहिए। जिम्मेदारी अधिकारी। लेकिन ऐसे विष तो बच्चे पी रहे हैं ना, कह सकते हैं। हाँ, विष उससे बच्चे मंत्री नहीं पी रहा है ना वो। तो मंत्रियों का काम है ना मनोज जी, यदि आप मंथन कर रहे हो उसमें आप जो कमियां नजर आ रही हैं, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से आए, चाहे मीडिया के माध्यम से आए, चाहे आप जो दौरे करते हैं उसके माध्यम से आपके सामने आए, तो उसको दुरुस्त करना भी सरकार की जवाबदारी होती है और संबंधित विभाग के मंत्री की होती है कि वो पहल करें। सिर्फ आपको ये कह देने भर से नहीं है। यदि आंकड़ों में आपको लग रहा है तो संबंधित विभाग क्या कर रहा है, अफसर क्या कर रहे हैं कि वही आंकड़े हमें उमा भारती के दौर से डॉक्टर मोहन यादव के दौर तक परोसे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार भी तो आपकी है पिछले 20 साल से। तो यदि ये जहर निकल रहा है तो इसको आप कैसे दुरुस्त करोगे, ये भी इसके साथ साथ होना चाहिए। और मुझे लगता है सरकारें विचार करती हैं इस पर, रोड मैप बनता है कि आगे बेहतर क्या करना है, आपको किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्या प्रदेश में कमियां हैं, सड़क बेहतर हो गई है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कमजोरियां हैं या परिवहन के क्षेत्र में कमजोरियां, उस दिशा में हम बढ़ते भी देख रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि उनका लक्ष्य है कि नए साल में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, बसें चल जाएं, जिसे हम देख रहे हैं सूत्र सेवा चल रही है, सिटी बसें चल रही हैं, वैसे ही वो शहर को जोड़ने के लिए भी बसें चलाने की दिशा में कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो लक्ष्य तो रखती है हर सरकार, लक्ष्य रखती है कि बेहतर क्या करना है, कहाँ संभावना ज़्यादा है। को लेकर बात हुई है, टीवी को लेकर बात हुई है, जो भी हुई है, तमाम तरह की लक्ष्य रखे जाते हैं, वो इसी मंथन से निकलते हैं कि भविष्य में क्या करना है, उसका रोड मैप बनता है। लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि अब वो रोड मैप तो आपने बना लिया, क्या पालन हो रहा है क्या? हमने देखा चाहे उमा भारती के सामने पंचायत की बात हो, चाहे गोकुल ग्राम की बात हो, चाहे शिवराज जी के दौर में हो, सरकारें बनती हैं, आप एक लक्ष्य रखते हैं, वो लक्ष्य का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपने लक्ष्य बन लिया, यदि आप साल भर का आपने जो लक्ष्य तय किया था सरकार बनते ही, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ तो क्या कमियां रह गई हैं? वो कमियां आपको दूर करनी चाहिए। अगली बार जो लक्ष्य तय करो इसके पहले समीक्षा भी करो ना कि कहाँ आप पहुंच गए हो, कहाँ आपको पहुंचना है, तब तो जाके आप मंजिल तक पहुंच पाओगे मनोज जी। रही बात केंद्र की योजनाओं की, तो केंद्र की योजनाओं को तो आपको लागू करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रदेश के में आप बैठे हैं तो प्रदेश का भी तो एक विजन होगा ना कि आपको इन लक्ष्यों पर, 4 जातियां आपने बना दी प्रधानमंत्री जी ने, आप वो लक्ष्य हासिल कर लिए, इसके साथ साथ आपको चलना होगा कि प्रदेश में और क्या कमियां हैं, रोजगार के अवसर कैसे मुहैया कराए जाएंगे। तो आप उस तरह पर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं आप क्षेत्रीय स्तर पर, उसमें आप दावे भी कर रहे हैं कि इतना करोड़ों निवेश आएगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, 50% ही उसका पालन हो जाए। तो इसकी एक वो गाइडलाइन बनाना होगी, आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना होगा कि बाकायदा बात किया जा सके कि जिन लोगों ने यहाँ वादे किए थे, एमयू किया था, भूमि पूजन किया था, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि बीच रास्ते से गायब हो जाए। ये कहा कि अब 2025 से वो उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो हो सकता है ये उनके दिमाग में रहा होगा। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है ना कि कृष्ण पाथे की बात भी है और राम वन गमन पथ की बात भी है। तो कृष्ण पाथे तो चलिए 6 महीने पहले एक आइडिया आया है, लेकिन राम वन गमन पथ तो हम देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद फिर कमलनाथ की बात कर लें, फिर शिवराज सिंह चौहान आ गए और अब नई सरकार, अधिकारी वही हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए ना कि ये जब से अभी तक इस पर अमली जामा क्यों नहीं पहुंचा है। जो प्रभु जी ने कहा अगर आप समीक्षा कर रहे हो तो केवल ये भी तो हो ना कि हम पहुंचे कहाँ तक हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी समीक्षा करें कि हमने अभी तक जितने भी प्रयास किए हैं उनके फल कितने लग रहे हैं, यानी कि पेड़ पर कितने फल आ गए हैं।
दूसरी बात यह है कि देखिए, दो सेक्टर को आपको मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, भाजपा की सरकार आने के बाद में सांस्कृतिक उत्थान का विषय हो रहा है, तो वो चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवल वही चलता रहे। इसके अलावा आपको रोजगार के अवसर जनरेट करना पड़ेंगे। इसके अलावा आपको औद्योगिकीकरण के लिए जो हो सकता है उनके दिमाग में ये हो कि सब हो जाएगा तो वहाँ धर्मशाला बन जाएगी, प्रसाद की दुकान खुल जाएगी, हार फूल की दुकान खुल जाएगी। शर्मा जी, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने तो उनके यहाँ का जो राम मोहन गमन पथ वाला जो हिस्सा था वो काम कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। मध्य प्रदेश जिसने इसका इनिशिएट किया, शुरुआत हमने की 20 साल में, हम तो एक कदम भी उस पर पाँव नहीं रख पाए अभी तक। ये गंभीर बात है। मैं वही मैं संकेत में दे रहा था बातें कि यदि मान लो आपने जो अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातें हैं, आपका एक आइडियोलॉजी है, तो आप उस आइडियोलॉजी को पूरा करिए। उस आइडियोलॉजी को पूरा करने की दिशा में आप कुछ करते हुए भी दिखिए। दूसरा, आपको मैं अपनी बात पर आ रहा हूं, दूसरा आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि आप जन समस्याओं को लेकर के, आप जो है रोजगार को लेकर के, आप जो है अन्य जो विषय सामान्यतया जनता के बीच में उठते हैं, सरकार में है, आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको परिणाम देने की आवश्यकता है। जब आपके सामने सौरभ शर्मा जैसा मामला आता है, तब सारे विषयों पर अपने आप सवाल उठना चालू हो जाता है। भाई, आप एक जमाने में पत्रकारों की सूची जारी करवा के नाच रहे थे, अब क्या हो गया? आपके सामने तो इतनी बड़ी पोल खुल गई कि एक ही आदमी इतने सोना चांदी गहरे पैसा वैसा सब लेके बैठा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब क्या हो रहा है? भाई, प्रदेश का विकास जो है, जिस राजस्व प्राप्ति से होने वाला है, वो तो भ्रष्टाचार में जा रही है। तो इन सारी चीजों को भी आपको दबा, ये चैलेंज है एक प्रकार का कि जो आपका ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी को आप कंट्रोल करिए। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की स्थिति, आप ब्यूरोक्रेसी के साथ यदि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो गई है तो एक अलग विषय है, लेकिन हमको इन चीजों पे ध्यान देंगे तभी हम सारी जो आहर्ताएं हैं उनकी पूर्ति कर पाएंगे। तभी हम अपने जो कानून है, जिनके मैंने एक कानून नहीं, जिस व्यक्ति को रोजगार चाहिए उसके लिए आप कहां से संसाधन लाओगे जब इस तरह के लुटेरे यदि आपके सामने आ जाएंगे? तो कहने का अभिप्राय लेके तो मुख्यमंत्री कह ही रहे ना कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, और अब तो ईडी सीबीआई सब आ गए। कहने से काम नहीं चलता। अभी तक तो पकड़ा ही नहीं गया, तो आपके कहने से क्या होता है? कुल मिलाकर के ये है कि आपको जो मंथन किया है, जो मिशन तैयार किया है, जो रोड मैप तैयार किया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए संसाधन कहां से आएंगे, इनकी चिंता करिए और इनको पूरा करने की दिशा में हमारा कहना है कि यदि आपने 60-70% भी पूरा कर लिया अपने कहे हुए को, तो वो हमारे लिए आने वाले समय के लिए अन्य लोगों के लिए भी बड़ा लाभप्रद होता है। तो प्रभु जी, संसाधन की बात है, एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि लगातार ये बात हो रही है कि शहरों को समृद्ध बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये भी चीज़ ध्यान रखी जाए कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कितने समय के लिए उसको पूरा होना चाहिए? भोपाल में कई सारे उदाहरण हैं कि आपने 2 साल में जो चीज़ होना वो 4 साल में हो रही है, पता चला खर्चा बढ़ गया है, तमाम दूसरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो इस चीज़ पर भी फोकस किया जाए सबसे पहले तो, कि जो मौजूदा काम है वो तय समय में निपट जाए, फिर नए काम की शुरुआत की जाए। बिल्कुल मनोज जी, ये पूरा ब्यूरोक्रेसी की लेटलाली का मामला है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, यदि जो भोपाल का आप उदाहरण दे रहे हैं, उससे भी यदि हम फ्लाईओवर को देख लें तो वो बनाया किसने? अधिकारियों ने उसका प्रोजेक्ट, उनने एस्टीमेट बनाया, उनने ही बनाया, टाइम फ्रेम बनाया कि इतने समय उसको हम पूरा कर लेंगे। फिर उसको वो पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उसकी लागत बढ़ रही, क्यों उसमें समय लग रहा है, क्यों दिक्कतें खड़ी हो रही हैं? तो निश्चित तौर पे ये ब्यूरोक्रेसी की प्लानिंग का गड़बड़ है, वो एजुकेशन भी उनका गड़बड़ है। क्योंकि कई जगह हमने देखा चीफ सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन लिया कि मेट्रो और वो जो है फ्लाईओवर अगल बगल में चिपक रहा है, तो ऐसी कैसी प्लानिंग कर रहे हो आप? तो यहाँ जो पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है उसको सुधारने की ज़रूरत है। मंथनों से चीज़ों पर हल निकलता है, लेकिन उसको और ज़्यादा जो है पिन पॉइंट करने की ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों को तत्काल ही उन पर कार्रवाई करें जो लेटलाली बरतते हैं, उनको लाइन से ही बाहर करिए। आप नए लोगों को मौका दीजिए ना, बेहतर काम करके दिखाएंगे, वो नहीं दिखा रहे तो उनको भी लूप लाइन में डाल दीजिए आप। बिल्कुल, तो ये होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क पे खड़े होकर काम नहीं करा सकता, मंत्री सड़क पे खड़े होकर काम नहीं करा सकता। वो तो केवल कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बनना है, नीति बनाना उनका। लेकिन वो इतना तो कर ही सकता है ना कि जो काम हो रहा है उसको सड़क पर जाकर देख ले। हम तो देख रहे हैं कि वो तो कई महीनों सालों हो जाते, वो जाते ही नहीं, देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है। जी शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि समय की कमी है। इसमें मैं एक संशोधन का निवेदन करूंगा। यदि रेल दुर्घटना जैसी गंभीर मामले होते हैं, अश्विनी वैष्णव वहां पटरी पे जाके बैठ जाता है, तो मध्य प्रदेश के मंत्रियों को कोई सुरखाव के पर नहीं लगे हुए हैं कि वो निकल के घर से नहीं जा सकते? क्यों नहीं देख सकते? जब चीफ सेक्रेटरी को ये मालूम चल गया तो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं गए देखने के लिए कि ये रेलवे का बन रहा है, मेट्रो का, और जो है ये पुल बन रहा है, और मालूम चला पूरा का पूरा एमपी नगर से लगा करके पूरा डिस्टर्ब पड़ा है पिछले 2-3 साल से।
क्यों आंखें नहीं खुल रही इनकी? इसका यही मतलब तो हम ये है सवाल कि ये उठा सब- रहे हैं और इस पर भी हो सकता है कि सरकार की वही नजर हो। बड़ी बात वो भाई, गोविंद सत्ता राजपूत जी ने के- कहा ना सर, सत्ता बात का निकलेगी तो दूर तक जाएगी, जवाब दे दिया गोविंद राजपूत जी ने। वही है सारे मंत्रियों का हाल। अब देखते हैं कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि जब मंत्रिमंडल से बाहर चले जाते हैं उनके हाल भी हमने देखे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो मुख्यमंत्री का मंथन जारी है, मिशन भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन मंत्रियों को एक बार मंथन नहीं करना चाहिए उनके विभाग के अफसरों के साथ बैठकर, कि जिन योजनाओं की बड़ी बड़ी बात की है, ये चाहे गोपालन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, दूध के उत्पादन बढ़ाने की बात हो, कृषि विकास दर बढ़ाने की बात हो, किसानों की आय दोगुना करने की बात हो, कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराना पड़ती है। वहाँ पर मध्य प्रदेश कहाँ तक पहुँचा है और आने वाले समय में कहाँ पहुँचेगा, और अगर इसके जो टारगेट तय किए तो उसमें अगर कोई गलती हुई है, कोई खामी रह गई या पिछड़े हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन, उस पर भी जवाबदेही तय हो। क्योंकि आप किसी लापरवाह अधिकारी को हटाकर लूप लाइन में डाल दें, उसका विभाग चेंज कर दें, ये तो किसी समस्या का ना हल है ना होना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।